जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला वापस ले लिया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया था कि कोरोना की वजह से इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं हो सकती, लेकिन उस फैसले को रद्द कर दिया गया है और अब 23 जून से ही यात्रा शुरू होगी। तो अमरनाथ यात्रा रद्द करने का फैसला वापस ले लिया गया है। अब 23 जून से फिर से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। पहले कोरोना वायरस की वजह से यह तय किया गया था कि इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं होगी और उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि कोरोना की वजह से इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं हो सकती, लेकिन अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। गुजरात के सूरत में टैंकर से पानी भरने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की बात भूल गए। इलाके में पानी की किल्लत होने के बाद नगर निगम की तरफ से वहां एक टैंकर भेजा गया था, जिसके वहां पहुंचने के बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर पानी भरने के लिए एक जगह जमा हो गए। टैंकर के चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई। पाइपों की मदद से कई लोग एक साथ टैंकर से पानी भरते दिखाई दिए। कोई डिब्बों में पानी भरता दिखा तो कोई बाल्टी और दूसरे बर्तनों में, जबकि कुछ लोग बर्तन लेकर पानी भरने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कुछ लोग तो टैंकर के ऊपर खड़े दिखाई दिए। एक दूसरे से दूर रहने की बात तो छोड़िए, पानी भरने की होड़ में लोग एक दूसरे से चिपके नजर आए। यही नहीं, वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने न तो मास्क पहन रखा था और ना ही कपड़े से ही मुंह और नाक को ढक रखा था। राजस्थान के कोटा में फंसे गुजरात के छात्रों को भी वापस लाने का काम शुरू हो गया है। गुजरात के रहने वाले छात्र भी कोटा से अपने घरों को रवाना हो गए। कोटा से 16 बसों में करीब 400 छात्रों को गुजरात रवाना किया गया। यही नहीं, आज दमन और दीव के रहने वाले 60 छात्रों को भी कोटा से उनके घरों के लिए भेजा जाएगा। काफ़ी टाइम से यहाँ पे अटके हुए थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। सबसे मेन तो खाने की बहुत दिक्कत हो रही थी, मैसेज बंद हो चुके थे, प्लस पढ़ाई भी नहीं हो रही थी बिकॉज प्रेशर इतना था। कभी खाना नहीं मिल रहा था, मिलता है तो बहुत खराब मिल रहा था। बिहार के मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन करते हुए एक शादी हुई। इस शादी में परिवार के ही कुछ लोगों ने हिस्सा लिया और यही वजह रही कि बिना बारात के दूल्हा अपने भाई के साथ एक बाइक पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंचा, जहां पंडित ने पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी करवाई। न बाराती है, न पंडाल है, और ना ही भोज भंडारा है, और ना ही मंडप तैयार है। शादी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और एक कमरे में ही पूरी सावधानी बरतते हुए दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। लॉकडाउन का हम लोग पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बना के और शादी। दूल्हा दुल्हन समेत शादी में शामिल सभी लोग मास्क पहने हुए दिखाई दिए। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार पर कोरोना से लड़ने में मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया कि केंद्र सरकार ना तो उनके सुझाव मान रही है, ना ही किसी तरह की मदद कर रही है। अगर वो बताए हमको कुछ दे रहे हो तो मैं वीसी में बैठा था प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के साथ। उन्होंने जब ये कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए हमको राज्यों को मदद चाहिए और जो लोन लेने की 3% की बाइंडिंग है आरबीआई की, उसको आप बढ़ा के 5% कर दो, और जो हमारे अलग अलग कॉरपोरेशंस हैं उनके भी छूट दे दो आप आरबीआई की तरफ से। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना तो हमसे आप कुछ मांगो। भोपाल में कोरोना वायरस से एक आदमी की मौत के बाद बेटे पर अंतिम संस्कार करने से इनकार करने का आरोप लगा। जिस शख्स की मौत हुई वो शुजालपुर का रहने वाला था और यह खबर मिलते ही उसकी पत्नी और बेटा भोपाल पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही बेटे को पिता के कोरोना पॉजिटिव होने की बात पता चली, आरोप है कि उसने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद यह जिम्मेदारी तहसीलदार गुलाब सिंह बघेल ने निभाई। उन्होंने मरने वाले शख्स का बेटा बनकर अंतिम संस्कार किया। ये पूरी विधि करते हुए पूरी सावधानी बरती गई। अंतिम संस्कार में मौजूद प्रशासन का हर शख्स पीपीई किट पहने नजर आया। इन्फेक्शन के खतरे को ध्यान में रखकर शव को भी पूरी तरह से पैक किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंतिम संस्कार की विधि पूरी की गई। इससे पहले पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने मरने वाले शख्स के बेटे को समझाया कि पिता को मुखाग्नि देते समय उसकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन आरोप है कि वो नहीं माना। पूरी तरीके से किट से पे के डेड बॉडी नहीं करेंगे। अभी सर पहले हमसे बोला गया, ये जो आपके पटवारी साहब है, इन्हीं बोला हमसे क्या कि टीम आएगी। हालांकि प्रशासन ने अंतिम संस्कार से पहले मृतक के बेटे से ये बात लिखित में मांगी और उसने ये लिख कर दिया कि कोरोना की वजह से वो अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता।
को उठाना नहीं चाहता है तो आप अपने बॉडी को स्वयं कर लीजिए। जिस शख्स की मौत हुई उसे पैरालिसिस अटैक आया था और अस्पताल में इलाज के दौरान उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके थोड़े दिन बाद उसकी मौत हो गई। कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रहे ईरान ने सैटेलाइट लॉन्च करने का दावा किया है। कोरोना के 85,000 से ज्यादा मरीज होने के बावजूद ईरान पहले भी लॉकडाउन हटा चुका है और अब उसने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलता के साथ लॉन्च करने का दावा किया है। बताया गया कि ये ईरान का पहला ऐसा उपग्रह है जो पूरी तरह सेना के लिए इस्तेमाल होगा। अमेरिका ईरान के स्पेस कार्यक्रम का विरोध करता रहा है। ऐसे में ईरान के इस दावे के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के खिलाफ जारी प्रदर्शन और तेज हो गए। कोरोना की वजह से अमेरिका की हालत लगातार खराब होती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद नॉर्थ कैरोलिना में सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों ने लॉकडाउन के खिलाफ रैली निकाली और पाबंदियों को हटाने की मांग की। मिजूरी, अलबामा और फ्लोरिडा में भी लोग पोस्टरों और बैनरों के साथ सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर उनकी रोजी रोटी छीनने का आरोप लगाया। I just want people to think about, how long can you keep your house and a business running? प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर कोरोना के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का भी आरोप लगाया। इस वक्त लगभग पूरे अमेरिका में कोरोना की वजह से ठप पड़े शहरों को खोलने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि इन प्रदर्शनों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी धज्जियां उड़ती दिखी। ज्यादातर लोग तो मास्क लगाए बिना ही प्रदर्शन करते नजर आए। यूपी सरकार ने एक बार फिर तबलीगी जमात से जुड़े उन लोगों से सामने आने की अपील की है जिनके कोरोना की चपेट में होने की आशंका है। साथ ही सरकार ने उनसे कोरोना से निपटने में सहयोग देने की अपील भी की है। ये जो वायरस है, बीमारी है, ये जाति धर्म देख के ना आवे है, ये तो काबू लग जाए। तो बहकावे में मत आओ, तुरंत जहाँ छिपे हैं बाहर आ जाओ। हमारे स्थानीय दरोगा को सूचना दे दो, हमारे प्रशासन को सूचना दो, आप सहयोग करो। दुनिया भर में 2.25 लाख लोगों की जान ले चुका कोरोना वायरस अब पानी में भी दस्तक दे चुका है। जानकारी के मुताबिक पेरिस में बहने वाली सेन नदी के पानी में कोरोना वायरस के सबूत मिले हैं और ये पानी में कोरोना पाए जाने का दुनिया का पहला मामला है। वहां सेन नदी से लिए गए पानी के 27 में 4 सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि पेरिस के अधिकारियों के मुताबिक जिस पानी का सैंपल लिया गया वो पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन पानी में कोरोना की मौजूदगी का सबूत मिलने के बाद इस खतरनाक वायरस से निपटने में जुटे वैज्ञानिकों की मुश्किलें और बढ़ गईं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए ब्रिटेन में रेसिंग कार बनाने वाली एक कंपनी अब वेंटिलेटर बना रही है। कंपनी ने वेंटिलेटर चैलेंज के तहत ये पहल की है। ब्रिटेन में वेंटिलेटर चैलेंज चलाया जा रहा है जिसमें कंपनियां वेंटिलेटर बनाकर सरकार को मुहैया करवा रही हैं ताकि अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी को पूरा किया जा सके और इसलिए रेसिंग कार कंपनी के कर्मचारी भी वेंटिलेटर बनाने में जुटे नजर आए। वहां कोरोना वायरस की वजह से 18,000 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बैंक में घुसकर करीब 13.5 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के बाद बैंक वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम बैंक में पहुंची और जांच में जुट गई। बैंक के अंदर दाखिल होते ही पुलिस वालों ने पहले वहां मौजूद कर्मचारियों से इस घटना की जानकारी इकट्ठा की। इसके बाद वो लोग बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों को खंगालते दिखाई दिए। कुछ पुलिस वाले उन तस्वीरों को अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड करते नजर आए। बैंक वालों ने बताया कि हेलमेट पहनकर 3 हथियारबंद बदमाश बैंक में घुसे और 13,60,000 रुपए लेकर फरार हो गए। साइरन बजाने का भी टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं है, मार देंगे गोली सटेले सब। क्या कितने की संख्या में था? 3 आदमी तो हम देखे हैं, आगे नहीं देखे। राजस्थान के झालावाड़ में लॉकडाउन की वजह से भूख से बेहाल बंदरों को खाना खिलाने के लिए पुलिस ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। डीएसपी की पहल पर पुलिस वालों ने जिले में भूख से बेहाल बंदरों को केले खिलाए। खुद डीएसपी भी बंदरों की मदद के लिए सड़कों पर उतरे, उन्हें अपने हाथों से केले दिए। एक मंदिर के बाहर भी भूखे बंदरों को केले खाने के लिए दिए गए। लॉकडाउन के वक्त जब लोग अपने घरों में बंद हैं, तब बंदरों की मदद के लिए पुलिस ने ये अभियान चलाया है। हाथ में दे देना, कोई दिक्कत नहीं करेंगे कुछ भी। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के दफ्तर को मास्क बनाने वाली फैक्ट्री में बदल दिया गया है। बताया गया कि इस काम के लिए वहां 12 सिलाई मशीनों का इंतजाम किया गया।
जिसके बाद कुछ दिहाड़ी मजदूर इन मशीनों की मदद से मास्क बनाते दिखाई दिए। 1 करोड़ मास्क बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू किए गए इस काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। यूथ कांग्रेस के इस दफ्तर में सभी मजदूर एक दूसरे से दूर बैठकर मास्क बनाते नजर आए। इन मजदूरों ने मुंह को मास्क से भी ढककर रखा ताकि कोरोना के खतरे से बचा जा सके। हैदराबाद में सैनिटाइजर ले जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। इस ट्रक में कई लीटर सैनिटाइजर था जिसे एक दूसरे जिले में भेजा जा रहा था, लेकिन अचानक इस ट्रक में आग लग गई और वहां कई पुलिस वाले इकट्ठा हो गए। इन्हीं पुलिस वालों में एक ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, जिसके बाद वहां दमकल की गाड़ी पहुंची। ट्रक में सैनिटाइजर रखे हुए थे, लिहाजा आग लगातार बढ़ती जा रही थी। इसीलिए फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में काफी वक्त लग गया। तो आप देखिए, ट्रक में कई लीटर सैनिटाइजर था और अचानक से आग लग जाती है। इसके बाद वहां पर दमकल विभाग को सूचना दी जाती है। काफी संख्या में पुलिस वाले मौजूद थे जिनकी नजर इस ट्रक पर पड़ती है। उसके बाद दमकल की गाड़ी पहुंचती है और काफी वक्त के बाद आग पर काबू पाया जाता है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कोरोना के खिलाफ जंग में लिए गए फैसलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और कोरोना के इन्फेक्शन को रोकने के लिए उन्होंने जो कड़े कदम उठाए हैं उनकी तारीफ की। इस चिट्ठी में उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री के भारत में समय पर लॉकडाउन लागू करने के फैसले की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर फोकस करने को भी मजबूत कदम बताया। बिल गेट्स ने भारत में हॉटस्पॉट की पहचान करने और कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वाले लाखों लोगों को होम आइसोलेशन में रखने के फैसले की भी जमकर तारीफ की। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री ने इस पूरी जंग में डिजिटल मीडिया का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है और कोरोना से निपटने के लिए आरोग्य सेतु ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च करके ढेर सारे लोगों को सुरक्षित करने की कोशिश की। दक्षिण कोरिया की कंपनी ने 25,000 रैपिड टेस्टिंग किट की पहली खेप हरियाणा सरकार को सौंप दी। कंपनी रैपिड टेस्टिंग किट का उत्पादन मानेसर में कर रही है। बताया गया कि एक किट की कीमत मात्र 380 रुपए है, जो चीन की किट की तुलना में बहुत ज्यादा सस्ती है। हरियाणा सरकार की पहल पर कंपनी को किट बनाने के लिए जरूरी मंजूरी महज 15 दिनों के अंदर मिल गई थी। कंपनी का दावा है कि अब वो रोजाना 1 लाख किट बना रही है ताकि मरीजों की जल्द पहचान हो सके। मैंने जो दिया 25,000 टेस्ट अभी ट्रांसफ़र किए अभी 2 दिन पहले हरियाणा सरकार को, और डेली का 1 लाख हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो टोटली हम वी आर मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख डेली। अहमदाबाद के एक होटल को क्वारंटीन सेंटर बनाने का होटल के आसपास रहने वाले लोगों ने विरोध किया। विरोध करने वालों को इस बात का डर है कि इससे इलाके में कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। यही वजह रही कि उस इलाके के कुछ लोग होटल के सामने इकट्ठा हुए और होटल को क्वारंटीन सेंटर में बदलने का विरोध करने लगे। विरोध करने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और एक दूसरे से तय दूरी पर खड़े दिखाई दिए। प्रदर्शनकारी एक दूसरे के करीब ना आए, इसके लिए प्रदर्शन में शामिल एक आदमी लोगों को आगाह करता भी नजर आया। अपने चेहरे को मास्क से ढके इन लोगों ने बिना नारेबाजी किए रिहायशी इलाकों के पास बने होटल को क्वारंटीन सेंटर न बनाने की मांग की। इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में इलाके की कई महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना से बचने के लिए टोल पर भी कड़ी सावधानी बरती जा रही है। टोल पर लिए जाने वाले पैसों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसमें सिक्के भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, नोटों को भी हाथ से पकड़ने की बजाय टोंग यानी चिमटे का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि सभी कर्मचारी मास्क और दस्ताने पहनकर ही काम में जुटे हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जो यहाँ टोल पर कैश इकट्ठा हुआ उसको किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि नोटों की हम बात करें तो उन नोटों को इस ब्लोअर के जरिए, इस हीटर के जरिए गर्म किया जाता है, ताकि इस पर अगर कोरोना के कण हों तो वो गर्माहट के साथ खत्म हो सके। दूसरी, इन नोटों के साथ साथ अगर हम सिक्के की बात करें या फिर चेंज मनी की बात करें, उसके लिए इस तरह का एक डिब्बा बनाया गया है और टोल बूथ में जब वो टोकरी भर जाती है सिक्कों की तो उसको यहाँ डाल दिया जाता है और इसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। गरीब परिवारों को भूखे पेट सोने की नौबत ना आए, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी ताकत के साथ राहत अभियान में जुट गया है। बताया गया कि आरएसएस का यह अभियान दूसरे राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। जरूरतमंदों की मदद के लिए आरएसएस ने लखनऊ की आबादी के हिसाब से 340 बस्तियों में बांटा और हर बस्ती में रोज कमाकर खाने वालों की पहचान कर उन तक राशन पहुंचाना शुरू किया। और इसके लिए जो 11 बड़े आपदा केंद्र बनाए गए हैं, उन्हीं में एक ये भी है।
ऐसे केंद्रों में आरएसएस के करीब 800 कार्यकर्ता रोज सुबह से शाम तक राशन की पैकिंग कर अपने अपने इलाकों में पहचाने गए जरूरतमंदों तक भेजते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुहिम चलाए हुए है। ये आपदा राहत केंद्र है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। हर पैकेट में रोजमर्रा की जरूरत का इतना सामान रहता है जिससे एक परिवार की जरूरत पूरी हो सके। चावल है, आटा है, दाल है, नमक है, चीनी, चायपत्ती, माचिस, तेल और एक साबुन भी दिया हुआ है इसमें। ये 10 आइटम इसमें हम लोग डाले हुए हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ में आरएसएस से जुड़े सभी आपदा केंद्रों पर ऐसे ही इंतजाम है। लखनऊ की तरह प्रयागराज में भी आरएसएस से जुड़ी संस्था सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए रात दिन एक कर दिया। यहाँ राशन किट के साथ साथ 1.25 लाख गमछे बांटने का भी लक्ष्य है ताकि जिनके पास मास्क नहीं है वो इन्हीं से काम चला सकें। न्यूज 18 से खास बातचीत में ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त अनुमुला गीतेश शर्मा ने बताया कि वहां रह रहे भारतीयों और फंसे हुए छात्रों की मदद के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में करीब 90,000 भारतीय छात्र हैं और करीब 7 लाख भारतीय वहां रहते हैं। हम लोग ने ऐसे किया कि एक तो हम लोगों ने एक तरह से हॉटलाइन जैसे रखा है कि किसी भी वक्त कोई भी जो भारतीय है वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, 24 घंटा कभी भी फोन कर सकता है। उसके अलावा हम लोगों ने जो भारतीय एसोसिएशन है उनके साथ मिलकर कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ तकलीफ हुआ क्योंकि उनका जो प्रोग्राम बंद हो गया, तो हम लोगों ने जैसे उनको कुछ पहुंचाया राहत, जैसे कि दाल, आटा, कुछ ऐसे पैकेट बनाकर उनको पहुंचाया गया। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ इंडियन एसोसिएशंस के काम करके उनके साथ काम करके कुछ मेडिकल हेल्पलाइन भी हमने क्वींसलैंड में जैसे ब्रिस्बेन में हमने हॉटलाइन बनाया है। लॉकडाउन की वजह से कर्नाटक के हुबली में ऑनलाइन शादी कराई गई। 21 अप्रैल की शादी की तारीख तय थी, लेकिन पाबंदियों के बीच दूल्हे का दुल्हन के घर बारात लेकर जाना मुमकिन नहीं था। जिसके बाद लड़की के घर पहुंचे एक काजी ने कुछ लोगों की मौजूदगी में वीडियो कॉल के जरिए निकाह कराया। काजी ने पहले दुल्हन से इजाजत ली, फिर दूल्हे से वीडियो कॉल के जरिए उसकी रजामंदी मांगी। क्या आपने इस निकाह को कबूल किया? क्या आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। निकाह के बाद ऑनलाइन ही रुनुमाई की रस्म भी अदा की गई, जिसमें दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे को पहली बार देखा। दिल्ली के एक बाल सुधार गृह से 11 बच्चे फरार हो गए हैं। दावा यह है कि बच्चों ने पहले सुरक्षा गार्ड से मारपीट की, फिर वहां से भाग निकले। मारपीट में जख्मी हुए 2 सुरक्षा कर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि पुलिस फरार हुए बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में जुटे सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर एक धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। डॉक्टरों के परिवार वालों को कोरोना से बचाने के लिए सरकार ने इन लोगों को घर से बाहर ठहराने का फैसला किया था, जिसके बाद कई धर्मशालाओं और होटल से जुड़े लोग इनकी मदद के लिए आगे आए और इनके रहने और खाने पीने के इंतजाम किए। ऐसी ही एक धर्मशाला में ठहरे डॉक्टरों के लिए सभी जरूरी सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाता है ताकि मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों को परेशानी न हो। ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि चुनिंदा घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो देश के लोग तैयार बैठे हैं कोरोना वॉरियर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की मदद के लिए। डॉक्टरों के लिए खाना बनाने और परोसने में जुटे लोग भी इस काम को खुशी से करते नजर आए। ये अपना घर बार छोड़ के इस नरमात्र की सेवा के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है जिसके तहत हम इन वॉरियर्स को सेवा दे पा रहे हैं। धर्मशाला में ठहरे हुए डॉक्टरों और अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों ने उनकी सेवा में जुटे लोगों को धन्यवाद दिया। हमारे लिए जो किया है हम उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार है। मैं और मेरे सभी साथी इस स्टेज के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 2 बिल्लियां कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। अमेरिका में पालतू जानवरों में कोरोना होने का यह पहला मामला है। दावा है कि बिल्लियों को उनके मालिक के घर में रह रहे किसी सदस्य या उनके पड़ोसियों से कोरोना हुआ। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि पालतू जानवरों से लोगों में कोरोना फैलने का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है। यूपी के हमीरपुर में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा दी। लॉकडाउन के बीच कुछ इलाकों में पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद एक इलाके में पानी की सप्लाई करने पहुंचे एक टैंकर से पानी भरने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ लोग 2-2 बाल्टियां लेकर वहां पहुंचे और लाइन में लगे बिना ही पानी भरते दिखाई दिए। पानी भरने के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा और एक दूसरे से बिना दूरी बनाए ही पानी भरते नजर आए। इतने पब्लिक है यहाँ
कि मतलब जिसको अगर 10 पानी की आवश्यकता है वो 4 बाल्टियां भर पा रहा है। कुछ लोग तो टैंकर पर ही चढ़ गए और बाल्टियों से पानी निकालकर नीचे खड़े लोगों को देते नजर आए। बताया गया कि पाइपलाइन में खराबी की वजह से कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई बंद हो गई, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई का इंतजाम किया गया। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में सेक्टर 19 को सील कर दिया गया है। सेक्टर 19 के सी ब्लॉक में कोरोना का एक मरीज मिलने के बाद पूरे सेक्टर को 3 मई तक सील किया गया है। वहां लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना हॉटस्पॉट की कुल संख्या अब 33 हो गई है, तो सेक्टर 19 के सी ब्लॉक को सील किया गया है। अब नोएडा में हॉटस्पॉट की संख्या 33 पहुंच गई है। नोएडा के सेक्टर 19 में कोरोना पेशेंट मिला कल। इसके बाद सेक्टर 19 के सी ब्लॉक को सील कर दिया गया है और 3 मई तक वहां पर आवाजाही नहीं हो पाएगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सब्जी मंडी बंद कराने पहुंची पुलिस पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें एक कांस्टेबल का सिर फट गया। पुलिस ने बताया कि नियमों के मुताबिक सुबह 10 बजे तक ही सब्जी मंडी खुली रह सकती है, लेकिन आरोप है कि वहां नियमों का उल्लंघन हुआ और मंडी में कुछ लोग आपस में भी भिड़ गए। और दावा है कि जब पुलिस मामले को शांत कराने पहुंची तो कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। पत्थरों से पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, ईंटों के टुकड़े भी फेंके गए। लोगों को पुलिस पर पत्थर बरसाते हुए देखा गया। पुलिस ने डराने की कोशिश की, चेतावनी भी दी, कहा कि भाग जाओ वरना किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। सारे तरीके अपनाए गए लेकिन लोग नहीं माने। पथराव हुआ और ये पथराव काफी देर तक चलता रहा। हालात बिगड़े तो पुलिस वालों ने भी पत्थर उठा लिए। भीड़ को खदेड़ने के लिए उन पर पथराव किया गया। कुछ सफाई कर्मचारी भी पुलिस का साथ देते दिखे। ये कर्मचारी वहां सब्जी मंडी को सैनिटाइज करने पहुंचे थे। पथराव में एक पुलिस वाले का तो सिर तक फट गया, उसके सिर से खून निकलता दिखा। सड़कों पर चारों तरफ पत्थर बिखरे दिखे। बड़े अधिकारियों को खबर मिली तो वो भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद किसी तरह हालात पर काबू पाया गया। पुलिस की तरफ से इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। इन लोगों पर पुलिस पर हमला करने और दूसरे लड़कों को उकसाने का आरोप लगा। इसके अलावा पुलिस ने लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन का भी अलग से मामला दर्ज कर लिया। साथ ही पुलिस ने इलाके की उस सब्जी मंडी को बंद करा दिया जहां ये हंगामा हुआ और आरोपियों को ढूंढने के लिए इलाके में अभियान चलाया गया। संकरी गलियों में सब्जी के ठेले इधर उधर गिरे दिखे। कुछ ठेलों को लोग ऐसे ही छोड़कर भाग गए। पथराव की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया, उसमें जो भी दोषी है उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा के जिंद में एक मंडी में पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की एक सभा को संबोधित किया। सुरजेवाला ने वहां गेहूं की खरीद में किसानों को हो रही समस्या को उठाया, लेकिन सुरजेवाला की इस सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया। वहां मौजूद किसानों की भीड़ में लोगों ने एक दूसरे से दूरी नहीं बनाई। कि हरियाणा और पंजाब इस देश की गेहूं का 65% हिस्सा देता है। अगर केरल से लेकर और असम तक इस देश का पेट पालता है तो ये किसान पालने लग रहे हैं। इस हरियाणा और पंजाब का किसान पालता है, और अगर आप यहाँ से गेहूं नहीं खरीदेंगे तो देश की खाद्यान्न सुरक्षा अपने आप ही खतरे में पड़ जाएगी। किसानों की भीड़ के साथ रणदीप सुरजेवाला का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉकडाउन की निंदा करते हैं, और आज रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी के निर्देश पर लॉकडाउन का मजाक उड़ाया। यही कांग्रेस की नीयत है। नियम तोड़ो, भगदड़ फैलाओ, हिंसा को बढ़ावा दो। कोरोना की वजह से दिल्ली नोएडा बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया और वहां पर पुलिस की चौकसी भी बढ़ा दी गई। बॉर्डर सील होने के बाद केवल डीएम की तरफ से जारी किए गए पास वाली गाड़ियों को गुजरने दिया गया, और जिन गाड़ियों के पास गौतम बुद्ध नगर के डीएम की तरफ से जारी किया गया पास नहीं था, उन्हें लौटा दिया गया। पुलिस ने सख्ती से तलाशी अभियान चलाया, जिस वजह से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जाम लग गया। जो गाड़ियां जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई नहीं थी, उन्हें भी नोएडा में नहीं घुसने दिया गया। जो गाड़ियां अवैध रूप से नोएडा एंट्री करना चाह रही, उन सबको वापस भेजा जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये स्कूटी वापस दिल्ली जा रही है। प्रशासन के आदेश का पालन करवाने के लिए बॉर्डर पर यूपी पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। कल डीएम साहब का आदेश जारी हो गया था, उसमें बड़ा क्लियर कट 4-5 कैटेगरीज हैं, उसको हम लोग यहाँ अलाउ कर रहे हैं। ऐसी सख्ती दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी देखने को मिली।
वहां भी पुलिस ने बिना किसी जरूरी काम के पहुंची गाड़ियों को लौटा दिया। हालांकि कुछ लोगों ने पुराने कर्फ्यू पास दिखाकर जाने की इजाजत मांगी तो उन्हें केवल 1 दिन के लिए अनुमति दे दी गई। तो इनके पास भी जो था वो डीएम का पास नहीं है, और लेकिन आज भर इनको यहाँ से जाने दिया जा रहा है, कल से इनको यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। इससे पहले मीडिया कर्मी भी अपना आई कार्ड दिखाकर बॉर्डर पार कर रहे थे, लेकिन नोएडा प्रशासन ने उनके लिए भी डीएम की तरफ से जारी किए जाने वाला पास जरूरी कर दिया। 15 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन से जुड़े जो दिशा निर्देश जारी किए थे उन पर अब स्पष्टीकरण दिया गया है। 15 अप्रैल के दिशा निर्देशों में टेलीकम्युनिकेशंस कैटेगरी को मंत्रालय ने शामिल किया था, लेकिन इसमें मोबाइल फोन रिचार्ज करने वाली दुकानों का नाम से जिक्र नहीं था। लेकिन अब नए आदेश में मंत्रालय ने साफ किया है कि टेलीकम्युनिकेशंस कैटेगरी में मोबाइल फोन रिचार्ज करने वाली दुकानें भी आएंगी, मतलब लॉकडाउन में ये दुकानें भी खुल सकती हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने 15 अप्रैल के दिशा निर्देशों पर स्पष्टीकरण देते हुए शहरी इलाकों में दूध, आटा और दाल की प्रोसेसिंग यूनिट का भी नाम से जिक्र किया है, यानी इन्हें भी लॉकडाउन में छूट मिल सकेगी। साथ ही मंत्रालय ने लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ाते हुए इनमें पंखों की दुकानों को भी शामिल किया है। गर्मी को देखते हुए मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन में पंखों की दुकानें खुल सकती हैं। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों में किताबों की दुकानों को भी शामिल किया गया है, यानी अब लॉकडाउन में किताबों की दुकानें भी खुल सकेंगी। इसके अलावा फलों की खेती करने वाले किसानों को भी गृह मंत्रालय ने अपने नए आदेश में छूट देने का ऐलान किया है। दिल्ली के आजादपुर मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मंडी में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मंडी के अंदर जाने के लिए लाइन में खड़े हो गए। इस बीच लोग सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल भी भूल गए और बहुत ही पास खड़े दिखाई दिए। मंडी में इतनी भीड़ थी कि वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। हालांकि बाद में एक आदमी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को दूर दूर खड़ा करता हुआ दिखाई दिया। तो आप तस्वीरें देखिए आजादपुर मंडी की। यहाँ पर लोगों ने चेहरा तो ढका हुआ है लेकिन दूरी नहीं बनाई हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना लोग भूल चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर आवाजाही भी काफ़ी ज़्यादा है, पुलिस की बैरिकेडिंग तो है, लेकिन लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की बड़ी सब्जी मंडी है आज़ादपुर सब्जी मंडी, जहां पर कई दूसरी मंडियों में सब्जियां पहुंचती है, लेकिन यहां पर देखिए लोग लाइनों में खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। दिल्ली के सुल्तानपुरी में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग हंगामा करते नजर आए। बताया गया कि वहां एक आदमी की मौत के बाद लोगों ने हंगामा शुरू किया। हंगामे की सूचना वहां मौजूद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस को दी, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। इस क्वारंटीन सेंटर में मरकज से जुड़े कुछ लोगों को भी रखा गया है। कोरोना के हॉटस्पॉट बने इंदौर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की सख्ती के बावजूद कुछ लोग लॉकडाउन के नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। यही वजह रही कि इंदौर पुलिस ने घरों से बेवजह बाहर निकले कुछ लोगों को पकड़ लिया और उनसे बीच सड़क पर कसरत करवाई। इस कार्रवाई के दौरान इन सभी को एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ा किया गया और जिन लोगों ने कसरत सही तरीके से नहीं की उन्हें पुलिस वाले फटकार भी लगाते दिखाई दिए। पुलिस वालों ने लॉकडाउन में सड़क पर घूम रहे कुछ लड़कों को बैठकर चलने की सजा भी दी। यही नहीं, पुलिस ने कुछ लोगों से सरेआम कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई। हालांकि इन सभी को अलग अलग कतारों में एक दूसरे से दूर खड़ा किया गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। कोरोना वायरस की वजह से हरियाणा में अनाज मंडियों में नेताओं के जाने पर रोक लगा दी गई है। गृह मंत्रालय ने प्रदेश में लगी धारा 144 और 188 का हवाला देकर नेताओं की मंडियों में एंट्री पर रोक लगाई है। गेहूं और सरसों की खरीद शुरू होने से नेता किसानों की समस्या को सुनने के लिए मंडी पहुंच रहे हैं, जिससे वहां भीड़ लग रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा था। हाल ही में अनाज मंडी में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के भाषण की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी और अब ये फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के 3 नए हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। एक हॉटस्पॉट द्वारका इलाके में है तो 2 हॉटस्पॉट की पहचान महरौली के पास लाडोसराय इलाके से की गई है। दिल्ली में अब कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या 90 पहुंच चुकी है। तो 3 नए हॉटस्पॉट अब दिल्ली में बनाए गए हैं, जिसमें एक द्वारका का इलाका है, दूसरा लाडोसराय इलाका है और अब इसी के साथ दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या 90 पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में लोगों की भीड़ ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया।
बसीरहाट इलाके में हुई इस घटना में कई पुलिस वाले घायल हो गए। बवाल तब हुआ जब लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग राहत सामग्री की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें हटाने गई पुलिस की टीम पर लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। सड़क पर काफी देर तक पुलिस के जवानों और लोगों के बीच मारपीट होती रही। बवाल तब शुरू हुआ जब प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। इसी बीच एक महिला को पुलिस के 2 जवान लाठी से पीटते दिखे, जिसे देखकर महिला के घर वालों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। तभी एक आदमी वहां दौड़ता हुआ पहुंचा और पुलिस वालों पर लाठियां चलाने लगा, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद वहां कई लोग पहुंच गए जिन्होंने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। कोई लाठी चलाता दिखा तो कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता नजर आया। हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल थीं। इसी दौरान पुलिस का एक जवान मारपीट कर रहे एक आदमी और एक महिला के साथ जमीन पर गिर गया, जिसके बाद कई लोग पुलिस के जवान पर टूट पड़े। बाद में वहां मौजूद दूसरे जवानों ने किसी तरह से उसे लोगों की भीड़ से बचाया, लेकिन इसके बाद भी वहां हंगामा शांत नहीं हुआ। मारपीट की घटना के बाद सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिसमें शामिल लोग पुलिस वालों के विरोध में हंगामा करने लगे, जबकि वहां मौजूद कुछ पुलिस वाले हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन लाख समझाने के बाद भी लोग शांत नहीं हुए। कुछ महिलाएं तो पुलिस वालों के साथ बहस करती भी नजर आईं। एक महिला हाथ में झाड़ू लेकर पुलिस वालों से उलझती दिखी। हंगामा बढ़ा तो वहां भारी पुलिस बल बुला लिया गया। बाद में किसी तरह से लोगों को शांत कराया गया। मारपीट की इस घटना में थाना प्रभारी समेत कई पुलिस वाले घायल हो गए। प्राप्त महाशय चोख आघात पान, सर्वाशीष कुंड महाशय उन्हीं आघात पान, अनेकेई आहत हन। तारपरे घटनास्थले पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई में भी कई लोग घायल हो गए। इसी बीच कई लोग अपनी चोटें दिखाते नजर आए। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव है, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हालात फिर से न बिगड़े, इसके लिए पुलिस के जवान गांव में मार्च करते भी दिखाई दिए। पीएम नरेंद्र मोदी कल यानी 24 अप्रैल को देश भर की ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी बातचीत के वक्त पीएम मोदी ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर देश भर की पंचायत के प्रतिनिधियों से बात करने की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 24 अप्रैल शुक्रवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं देश भर के सरपंचों के साथ संवाद करूंगा। मुझे इस बातचीत की प्रतीक्षा रहेगी। 24 अप्रैल को इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए ही स्वामित्व योजना भी लॉन्च होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों को गति मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना से जंग लड़ रहे डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया, जिसके बाद देश में डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के विरोध में आईएमए ने 2 दिन तक विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के कई शहरों में डॉक्टरों से बात की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उनके साथ मौजूद रहे। इस चर्चा के दौरान डॉक्टरों ने सरकार से सुरक्षा की गारंटी मांगी। इसमें जो डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है, जो डॉक्टर्स जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनको कम से कम ऐसी सुरक्षा तो दी जाए, ऐसा माहौल दिया जाए कि वो बिना डरे काम करें। साथ ही ये सुझाव भी दिया गया कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। At the same time, we have seen the worst attack happen in Muradabad, but the Honorable Chief Minister, Mr. Yogi, has booked 17 persons in National Security Act. We want such actions to be taken in all states. इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया कि डॉक्टरों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी, जिसके बाद डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन न करने की बात मान ली। इस सलाह के बाद आईएमए ने डिसाइड किया है कि जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट आज हम वाइट अलर्ट के नाम करें और कल ब्लैक डे की तरह कर रहे थे, उसको कैंसिल किया जाता है। वहीं डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों को अब गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 1897 के महामारी बीमारी कानून में बदलाव करते हुए अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जिसके तहत अब डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की घटनाओं का पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना होगा और आरोपियों को आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी। नए कानून के तहत डॉक्टरों और
स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले या उनके साथ बदसलूकी के मामले की जांच 30 दिन में पूरी करनी होगी और 1 साल में अदालत अपना फैसला भी सुना देगी, जिसके तहत दोषी करार दिए गए लोगों को कम से कम 3 महीने और अधिकतम 5 साल तक कैद की सजा हो सकती है। साथ ही दोषियों पर 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एक विशेष प्रोविजन भी की है अध्यादेश में कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनकी क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। बिहार में पटना के खाजपुरा मोहल्ले में कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद खाजपुरा मोहल्ले को प्रशासन ने पूरी तरीके से सील कर दिया है। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 149 पहुंच गई है। गुजरात से पैदल चलकर झारखंड जा रहे 21 मजदूरों को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़े गए सभी मजदूरों को प्रशासन की तरफ से बनवाए गए एक रिलीफ कैंप में रखा है। बताया गया कि ये सभी मजदूर करीब 700 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंचे थे और झारखंड जाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने सभी को दुर्ग में रोक लिया। पकड़े गए मजदूरों के मुताबिक सभी बिल्डिंग बनाने के काम से जुड़े हुए थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद काम बंद होने से उन्हें गुजरात में रहने खाने की दिक्कत हो रही थी। पंजाब के पटियाला में पुलिस वालों ने एक डॉक्टर के घर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। लॉकडाउन लागू होने के बाद इस डॉक्टर के परिवार वाले पटियाला नहीं जा पाए और उन्होंने पटियाला पुलिस को एक ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई डॉक्टर तक पहुंचाने की अपील की, जिसके बाद कई पुलिस वाले सायरन बजाते हुए उस हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचे जहां डॉक्टर अपने परिवार के साथ रहती थी। डॉक्टर के बाहर निकलते ही एक पुलिसकर्मी गाड़ी से उतरी और केक लेकर उनके पास पहुंची, जबकि दूसरे कर्मचारी ने लाउडस्पीकर से उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। जन्मदिन की बधाई देने के बाद पुलिस वालों ने महिला डॉक्टर को उनके रिश्तेदार की अपील के बारे में भी जानकारी दी। पटियाला जी ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਡਿਊ ਟੂ ਲਾਕਡਾਊਨ नहीं आ सकता कि काइंडली मेरे को उन्होंने विश की जाए। पुलिस वालों के जन्मदिन की बधाई देने पर डॉक्टर ने भी उन्हें धन्यवाद दिया। मेडागास्कर के राष्ट्रपति ने हर्बल टी और हर्बल ड्रिंक लॉन्च करते हुए दावा किया कि इससे कोरोना वायरस का इलाज और रोकथाम दोनों ही हो सकते हैं। राष्ट्रपति ने अपने मंत्रियों, राजनयिकों और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस दवा को लेकर टेस्ट भी कर लिए गए हैं और 2 लोगों का इलाज इससे किया जा चुका है। मेडागास्कर के राष्ट्रपति के मुताबिक कोरोना के मरीज पर इसका असर 7 दिनों में दिखाई देने लगता है। इस ड्रिंक को कोविड ऑर्गेनिक्स नाम दिया गया है। इसे आर्टेमिसिया नाम के पौधे से तैयार किया गया है, जो कि मलेरिया के इलाज में भी काम आता है। हालांकि इस दावे के बीच यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने कहा कि ऐसे कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि इससे कोरोना की रोकथाम या मरीज का इलाज हो सकता है। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ करवाने वाला पाकिस्तान अब भारत में कोरोना फैलाने की साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान कोरोना की चपेट में आए आतंकियों की भारत में घुसपैठ करवाने की फिराक में है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बने कई लॉन्चिंग पैड पर रह रहे ये आतंकी वहां की सेना के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि कहीं इन आतंकियों की वजह से उसके जवान भी कोरोना की चपेट में ना आ जाएं। कोरोना की चपेट में आए आतंकियों को पाकिस्तान न तो लॉन्चिंग पैड पर रखना चाहता है और उन्हें घर भेजना चाहता है। इसलिए लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर वो कोरोना के शिकार आतंकियों की भारत में घुसपैठ करवाने की साजिश रच रहा है। ये बड़ी तशवीश की बात है कि जो अभी तक तो सिर्फ टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता था पाकिस्तान, अभी वो कोरोना के मरीज भी एक्सपोर्ट करेगा और जहाँ पर जो कश्मीर में हमारे लोग हैं उनको इन्फेक्शन फैलाएगा। ये एक बात है जिसके ऊपर हर तरह का एहतियात करने की, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दावा किया है कि राज्य के 83% लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दिए। मी पुन्हा सांगेल की 83% लोक हे असिम्प्टोमॅटिक आहेत। मी मराठीत सांगेल की त्यांना कुठलेही लक्षण नाही, ते अत्यंत सामान्य माणसासारखे जीवन जगतायत, त्यांना कुठलाही व्याधी नहीं। अहमदाबाद में लॉकडाउन के दौरान पुलिस के साथ सड़क पर तैनात एक एनसीसी कैडेट को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस घटना की तस्वीरें सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
जिसमें साफ दिखा कि एक सफेद कार एनसीसी कैडेट को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ये लड़का काफी दूर तक कार के साथ ही घिसटता हुआ चला गया, जबकि वहां पर मौजूद दूसरे पुलिस वाले भी कार के पीछे दौड़ते हुए दिखाई दिए। ये घटना उस वक्त हुई जब इलाके में सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही थी। इस टक्कर में एनसीसी कैडेट बुरी तरह से घायल हो गए। बताया गया कि पुलिस वालों ने कार चला रहे आदमी को पकड़कर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में 5वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची ने कलेक्टर के ऑफिस में जाकर अपनी गुल्लक दान कर दी। कलेक्टर के ऑफिस में बच्ची के गुल्लक से पैसे निकालकर गिने गए तो उसमें 3000 रुपए निकले, जिसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवा दिया गया। मुंगेली के कलेक्टर ने बच्ची के इस दान की तारीफ की, उसे एक प्रमाण पत्र सौंपा। बताया गया कि अन्वेषा नाम की इस बच्ची ने ये पैसे अपने लिए साइकिल खरीदने के लिए जमा किए थे। देश में कोरोना संकट फैला है, इसलिए मैं आज जाकर कलेक्टर साहब को अपना गुल्लक को तोड़कर 3001 रुपए दान की, ताकि वो मुख्यमंत्री की सहायता को दे सके। कंट्रीब्यूशन हम लोग कितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस भावना से कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी भावना बच्ची ने दिखाई है और इसके लिए मैं उनके प्रति और परिवार के प्रति बहुत आभारी हूँ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना के मरीजों का पता लगाने के लिए पुलिस एक खास तरह के ड्रोन की मदद ले रही है। न्यूयॉर्क में ही कोरोना के 2.5 लाख से ज्यादा मरीज हैं। ऐसे में कोरोना को और फैलने से रोकने के लिए पुलिस ड्रोन का सहारा ले रही है। खास तरह के कैमरे और सेंसर से लैस ये ड्रोन करीब 200 फीट की दूरी से ही लोगों के शरीर का तापमान माप सकता है। साथ ही लोगों के दिल की धड़कन जैसी दूसरी जानकारियां भी ये जुटा सकता है। किसी किस्म का खतरा महसूस होते ही ये ड्रोन पुलिस को अलर्ट भेज देता है। इतना ही नहीं, ये ड्रोन लोगों के छींकने या खांसने जैसी गतिविधियों को भी दर्ज कर सकता है। पुलिस के मुताबिक ये ड्रोन सोशल डिस्टेंसिंग को लागू कराने में भी काफी मददगार साबित हुआ है। सामने आए वीडियो में एक पुलिस वाला इस ड्रोन के जरिए एक स्टोर के बाहर खड़े लोगों की निगरानी करता नजर आया। इस दौरान ये ड्रोन पास खड़े लोगों को पहचान कर उन्हें सावधान करता दिखा। अमेरिका के साउथ विंडसर में कोरोना मरीजों के इलाज में जुटी एक भारतीय मूल के डॉक्टर का सम्मान किया गया। कर्नाटक के मैसूर की रहने वाली डॉक्टर उमा मधुसूदन अपनी परवाह किए बिना कोरोना मरीजों के इलाज में जुटी हैं, जिसके लिए इलाके के लोगों ने उनका खास तरीके से सम्मान किया। वहां कई लोग अपनी गाड़ियों पर सवार होकर डॉक्टर उमा के घर के सामने से गुजरे, उनके सम्मान में हॉर्न बजाया। सम्मान करने वालों में कई ऐसे लोग भी थे जिनका डॉक्टर उमा ने इलाज किया था। एमपी के श्योपुर में एक लड़के को क्वारंटीन करने पहुंची पुलिस पर उसके पिता ने हमला कर दिया। पुलिस वालों ने बताया कि आरोपी ने लंबी बहस के बाद पथराव कर दिया, जिससे एक पुलिस वाले के सिर पर गहरी चोट लग गई। वो इतनी बुरी तरह जख्मी हुआ कि उसकी वर्दी पर भी जगह जगह खून लग गया। हमले के बाद आरोपी को भी पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया गया। इससे पहले यह आदमी वहां पहुंचे एक डॉक्टर से भी उलझ गया, जिसके बाद डॉक्टर ने आदमी से हाथ जोड़कर उसे काम करने देने की अपील की। झगड़ा करने नहीं है आपका, हमारी बात पे विश्वास नहीं आपको नहीं है ना। लेकिन डॉक्टर की अपील के बाद भी आदमी काफी देर तक बहस करता रहा। आपने क्या भेज दिया? नहीं, वो खेलने चला गया, हम वो खेलने चला गया तो कोरोना फैल रहा है, आपको पता है, फिर कैसे खेलने चला गया। हालांकि इलाके में पहुंचे डॉक्टर और पुलिस कर्मियों में कोई भी सुरक्षा के लिए एहतियात बरतते हुए नजर नहीं आया, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। राजस्थान के कोटा में फंसे सैकड़ों छात्रों को अलग अलग राज्य सरकारें वापस लाने में जुटी हुई हैं, लेकिन बिहार के रहने वाले छात्रों का कहना है कि उन्हें कोटा से निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। वहां फंसे बिहार के छात्रों को अभी भी नीतीश सरकार के फैसले का इंतजार है। वहां फंसे छात्रों ने नीतीश सरकार से अपील की है कि उन्हें भी वापस उनके घरों तक पहुंचाया जाए। वो वार्डन बोलते हैं कि अब 4 बच्चे से कम होंगे तो फिर वो रहने नहीं देंगे। फिर अगर हम रह भी जाते हैं, 1-2 बच्चे रह जाते तो फिर खाना तो मिलेगा नहीं, फिर कैसे रहेंगे। हमारे हॉस्टल में बोला जा रहा है कि अगर कम बच्चे होंगे तो हमें हॉस्टल में रहने नहीं दिया जाएगा, तो खाने में भी कुछ दिक्कत है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब मैं यही अपील करना चाहूँगा हमारे सीएम से, आपने अब तक जो सारे कदम लिए हैं सही लिया है, एक और सही कदम की मांग करता हूँ मैं यहाँ पर आपसे। हमें अपने घर जाना है, हम यहाँ फंसे हुए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरा दफ्तर सील कर दिया गया। बताया गया कि ये कर्मचारी पिछले हफ्ते तक काम पर आया था। ये खबर मिलते ही कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन करने की तैयारी कर ली गई।
यही नहीं, एहतियात बरतते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय का ऑफिस भी बंद कर दिया गया और जो लोग काम करने के लिए वहां पहुंचे थे उन्हें वापस घर भेजा जाने लगा। मंत्रालय के जिस कर्मचारी में इन्फेक्शन की पुष्टि हुई वो कोऑर्डिनेशन विंग में काम करता था और 15 अप्रैल तक दफ्तर आया था, जिसके एक हफ्ते बाद ये पता चला कि वो कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुका है और जैसे ही ये खबर सरकार को मिली, मंत्रालय में कामकाज रोक दिया गया। और इस समय जितने भी लोग हैं मंत्रालय के, उनको वापस जाने को कह दिया गया। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां एक एक करके जा रही हैं और मंत्रालय को इस समय खाली करवा लिया गया है। ये मामला सामने आने के बाद मंत्रालय की बिल्डिंग को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया। इन 3 दिनों में इस बिल्डिंग को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा ताकि वहां जाने वाले किसी भी शख्स को कोरोना का इन्फेक्शन न हो। साथ ही सरकार ने उन सभी लोगों को आइसोलेशन में जाने को कह दिया जो उस कर्मचारी के संपर्क में आए थे। लखनऊ से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अजीत सिंह। कोरोना वायरस की वजह से उत्तर प्रदेश की सभी जेलों से 14,000 से ज्यादा कैदी छोड़ दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जेल से कैदियों को छोड़ा गया है। तो कोरोना वायरस की वजह से यूपी की सभी जेलों से 14,000 से ज्यादा कैदी छोड़े गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और ऐसे में अब 14,000 से ज्यादा कैदी जेलों से छोड़े गए हैं। दिल्ली की आजादपुर मंडी के एक कारोबारी की कोरोना से मौत के बाद लोग दहशत में हैं। आजादपुर मंडी को 15 दिनों के लिए सील करने की भी मांग की जा रही है। हालांकि सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन मंडी के एक कारोबारी की कोरोना से मौत के बाद लोग डरे हुए हैं। एक हफ्ता के लिए अगर ये ना बंद हुई संपूर्ण रूप से तो हो सकता है मंडी में पूरा इटली का माहौल आजादपुर मंडी में बन सकता है। आजादपुर मंडी को सील करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। कल तक जब तक ये बुलेटिन बना था तब तक ये जानकारी नहीं थी और इसको अगर जो भी है कंटेनमेंट के जो भी इश्यूज हैं, सैनिटाइजेशन है, वहाँ पर डिसइंफेक्शन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उन सबको लागू किया जाएगा ठीक से। हालांकि कारोबारी की मौत के बाद पुलिस ने मंडी में सुरक्षा और भी बढ़ा दी। एक व्यापारी की कल मौत हुई। जी सर, मौत हुई थी। क्या उसकी वजह से आप सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है? सिक्योरिटी बढ़ा दी। जी सर। दिल्ली की आजादपुर मंडी में कोरोना से दहशत के माहौल की वजह यह है कि वहां जिस कारोबारी की कोरोना से मौत हुई वो तबीयत खराब होने के बाद भी कई दिनों तक मंडी में आता रहा। नॉर्थ दिल्ली के डीएम के मुताबिक 19 अप्रैल को उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और 20 अप्रैल को यह पुष्टि हुई कि उसे कोरोना है। लेकिन टेस्ट रिपोर्ट आने के एक दिन बाद ही 57 साल के कारोबारी ने कोरोना की वजह से अस्पताल में दम तोड़ दिया। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि कुल 20 मजदूर उस कारोबारी के लिए काम करते थे जिनकी पहचान हो गई। डीएम का कहना है कि इन मजदूरों के साथ संपर्क में आए दूसरे लोगों का भी अब कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। बिहार के भोजपुर में पुलिस का वसूली करते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि वीडियो में नजर आ रहा पुलिस वाला लॉकडाउन के बीच वहां से गुजरने वाले एक बाइक सवार से पैसे वसूल करता है। बताया गया कि आरा पटना नेशनल हाईवे पर तैनात इस पुलिस वाले ने वहां से गुजर रहे बाइक सवार से बाइक छोड़ने के बदले पैसे लिए। वीडियो सामने आने के बाद आरोपी पुलिस वाले को जेल भेज दिया गया। हैदराबाद में रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ ने 2 कंटेनरों में कोरोना टेस्टिंग लैब तैयार की। इन लैब को वहां के एक अस्पताल में तैयार किया गया और इन्हें महज 15 दिन में तैयार करने का दावा भी किया गया। बताया गया कि इस खास टेस्टिंग लैब में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लैब की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो इसे एक जगह से दूसरी जगह पर भी ले जाया जा सकता है। डीआरडीओ ने इस लैब को सिर्फ 15 दिनों में तैयार कर दिया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खास बात यह है कि ये जो लैब है ये मूवेबल है, यानी इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है और जाहिर तौर पर इस वक्त की ज़रूरत भी यही है कि जहां भी ज़रूरत हो वहां इस तरह की लैब को पहुंचाया जा सके। डीआरडीओ के अधिकारी ने दावा किया कि इस लैब में एक दिन में 1000 सैंपल टेस्ट किए जा सकते हैं। जो भी सैंपल भी चेक करते हैं बाहर कुछ भी नहीं है, इसको 100% सेफ्टी एनवायरनमेंट में लोग टेस्ट करना पड़ता है। ऐसा बनवाया गया है कि कम से कम 1000 सैंपल्स कर सकते हैं एक आदमी। बताया गया कि ऐसे लैब को तैयार करने में 6 महीने का वक्त लग जाता है। यूपी में मेरठ जिले के बीजेपी नेता मुकेश सिंघल के कर्मचारी को कोरोना होने के बाद हड़कंप मच गया। इस खबर के बाद बीजेपी नेता मुकेश सिंघल और उनके परिवार के लोगों को पास के ही एक अस्पताल में क्वारंटीन किया गया। लेकिन इसके बाद जो जानकारी सामने आई उसने सबको चौंका दिया। स्वास्थ्य विभाग ने मुकेश सिंघल के संपर्क में आए लोगों के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो पिछले कुछ दिनों में मेरठ के बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल, विधायक सोमेंद्र तोमर, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, मेरठ के एसएसपी अजय साहनी और एडीजी प्रशांत कुमार से मिले थे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि नहीं की है। माननीय अध्यक्ष को क्वारंटाइन कर दिया गया है
सर कितनी बड़ी चेन है और कैसे कम? अभी चेन का हम बना रहे हैं लिस्ट, लंबी चेन जाएगी और उसको चेन जैसे जैसे मिलती जाएगी वैसे वैसे एक्शन करते जाएंगे, हम कार्रवाई करते जाएंगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दो पक्ष मामूली बात पर आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हो गया, गोली भी चलाई गई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते दिखाई दिए। कुछ लोग एक मकान की छत से पथराव करते दिखे, जबकि कुछ लोग नीचे से उन पर पत्थर फेंकते नजर आए। देखने से ऐसा लगा जैसे वहां पत्थरों की बारिश हो रही हो। इस बीच नीचे खड़े कुछ लोग छत पर खड़े लोगों से पत्थर नहीं फेंकने की अपील करते सुनाई दिए। तभी छत पर एक आदमी हाथ में पिस्तौल लिए दिखाई दिया, जिसे वहां मौजूद कुछ लोग रोकने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं माना और उसने नीचे खड़े लोगों पर गोली चला दी। काफी देर तक वहां पत्थरबाजी होती रही। छत से फेंके जा रहे पत्थरों से कुछ लोग बचने की कोशिश करते दिखे, जबकि वहां मौजूद एक आदमी पूरी घटना का मोबाइल से वीडियो बनाता रहा। कोरोना की रोकथाम और इलाज में जुटे डॉक्टरों के लिए देश में ही N95 मास्क और सुरक्षा किट बनाने का काम तेजी से हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए विशेष अस्पताल और वेंटिलेटर का भी पर्याप्त मात्रा में इंतजाम किया गया है। नए कोविड हॉस्पिटल बने 723, इसमें अब 1,86,000 लगभग 2 लाख बेड्स आइसोलेशन के तैयार हो गए हैं। 24,000 आईसीयू बेड्स है और 12,190 वेंटिलेटर्स है। तो ये सेवाओं का विस्तार 3 महीने में किया। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों को खोलने के आदेश दे दिए। सरकार के आदेश के बाद राज्य के ज्यादातर निजी अस्पताल खुल गए, मगर राजधानी पटना में ही कुछ निजी अस्पताल सरकार के आदेश की अनदेखी करते नजर आए। हालांकि सरकार ने चेतावनी भी दी कि आदेश नहीं मानने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि हमें सामान्य सुविधा बहाल करनी है, चाहे वो सरकारी प्रक्षेत्र में हो या निजी प्रक्षेत्र में हो। सरकार के आदेश के बाद जो अस्पताल खुले भी हुए हैं, उनके स्टाफ और डॉक्टरों को कोरोना का डर सता रहा है। हमारे स्टाफ को कहीं हम लोगों को ना हो जाए। हमारे फैमिली मेंबर भी बोलते हैं नहीं अभी ऐसा मत करो, मत जाओ हॉस्पिटल। पंजाब के खन्ना में लॉकडाउन के बीच पुलिस ने नकली शराब बनाने की एक फैक्ट्री पर छापा मारा। लॉकडाउन को देखते हुए पंजाब में सरकार ने शराब की बिक्री पर रोक लगाई हुई है, लेकिन खन्ना में पुलिस ने नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई में पुलिस को प्लास्टिक की खाली बोतलें और नकली शराब बनाने का सामान बरामद हुआ। इसके अलावा इस फैक्ट्री से शराब की कई पेटियां भी जब्त की गई, जिनमें नकली शराब होने का दावा किया गया। आरोप है कि इस फैक्ट्री से पंजाब के कई जिलों में नकली शराब पहुंचाई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। महाराष्ट्र में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों को एक कंट्रोल रूम के जरिए योगी सरकार मदद पहुंचा रही है। इस कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी गई है, जिसका दावा है कि कैंसर के रोगियों से लेकर गर्भवती महिलाओं तक को वक्त रहते राहत दिलवाई। बताया जा रहा है कि कंट्रोल रूम के जरिए अब तक करीब 82,000 लोगों की किसी न किसी रूप में मदद की गई। और यही वो कंट्रोल रूम है जहां 8-8 घंटे की 3 पारियों में 24 घंटे काम होता है। इस समय हम जनपद मुख्यालय पर मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोक निर्माण का जो कंट्रोल रूम बना हुआ, महाराष्ट्र के लोगों को का जो नोडल अधिकारी बनाया गया है वो देखिए मौजूद है। इस दफ्तर में काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नजर आया। महाराष्ट्र में मुसीबत में फंसे लोग जब इस कंट्रोल रूम में फोन करते हैं तो यहाँ बैठे अधिकारी उनकी परेशानी के साथ ही नाम, पता और फोन नंबर नोट कर लेते हैं। इसके बाद संबंधित जिले के अधिकारियों से बात कर उनकी मदद करवाई जाती है। हमारा एक मास्टर डेटाबेस हम तैयार करते हैं और रोजाना की जो हमारे पास जो कॉल्स आते हैं वो हम महाराष्ट्र में जो संबंधित अधिकारी हैं जिलेवार उनको हम उपलब्ध कराते हैं। इस अभियान का नोडल अफसर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव रमेश नितिन गोकर्ण को बनाया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस से जूझ रहे देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी इस बीमारी का और भी बुरा दौर आने वाला है। WHO ने साफ कर दिया कि जो भी देश इस वायरस से लड़ रहे हैं उन्हें अभी इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। WHO के मुताबिक अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका और पूर्वी यूरोप के देशों में कोरोना अभी शुरुआती दौर में है। WHO ने सभी देशों को वायरस के खतरे से आगाह करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी तरह की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस अभी लंबे वक्त तक रहने वाला है।
We see worrying upward trends in Africa, Central and South America, and Eastern Europe. Most countries are still in the early stages of their epidemics, and some that were affected early in the pandemic are now starting to see a resurgence in cases. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. कोरोना की वजह से लॉकडाउन में राजस्थान की कोटा में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र मध्य प्रदेश के गुना पहुंचे। छात्रों को वापस लाने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने साझा कार्यक्रम चलाया। गुना के धरनावदा लक्ष्मणपुरा चेकपोस्ट पर पहुंचे छात्रों का पहले मेडिकल चेकअप हुआ और फिर सभी को सैनिटाइजिंग किट भी दिया गया।